हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक में। और मेरा नाम है प्राची और मैं आप सभी का स्टडी टू पीक में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो यूपी कांस्टेबल है और एसएससी जीडी है, दोनों के ही जो एग्ज़ाम है फरवरी में है। आपका जो प्रिपरेशन है, आशा करती हूँ कि अच्छी चल रही होगी। तो मैंने क्या सोचा है ना, जो आपका जो यूपी कांस्टेबल है और एसएससी जीडी है, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए मैंने सोचा जो जीएस है, जीएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पे। तो जीएस के लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा जीएस है इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जीएस ना इतना बड़ा सब्जेक्ट है, सॉरी जीएस का इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको ना अगर हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा, एक सब्जेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया, फिर जब हम दूसरा पढ़ते हैं तो उसको पीछे का हम रिवाइज ही नहीं करते। तो मैंने क्या सोचा कि स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ तो सब है लेकिन रिवीजन की ज़रूरत है। तो इसी के लिए मैंने रिवीजन बैच लेकर आई हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और यूट्यूब पर चलेगा। और इसमें ना कंप्लीट जीएस पढ़ेंगे हम। और ये जो है आज की फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम जीएस पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो है हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और इसमें फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना। पहले क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, स्टडी टू पीक। जो ये यूट्यूब चैनल है स्टडी टू पीक, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है स्टडी टू पीक। वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। वीडियो देखने के बाद एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ना। अगर पीडीएफ नहीं पढ़ोगे तो ये सारा का सारा हवा में उड़ जाएगा। पीडीएफ वीडियो देखने के बाद पढ़ना जरूरी है, ठीक है। दोनों ही काम करना ज़रूरी है। वीडियो भी देखना और पीडीएफ भी पढ़ना। वीडियो नहीं देखोगे तो पीडीएफ में समझ में नहीं आएगा, और पीडीएफ नहीं पढ़ोगे तो वीडियो का ऐसे कि जो देखकर ऐसे भूल जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलती है। यह किस मॉडल पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ना, 1951 से 1956 तक चली थी। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इस पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, जो हेराल्ड डोमर मॉडल बनाया गया था, एक व्यक्ति थे उनके द्वारा। ये जो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना। मैं पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूं तो जो हमारा रूस है, रूस में ना सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की बात की गई थी, ठीक है। और यह की गई थी 1828 में। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। और 1828 में आपको पता है हमारे भारत में क्या होता है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। और 1828 में ही जो रसिया है या रूस है, वहां पर जो है ना पंचवर्षीय योजनाओं शुरुआत हुई थी। और जो व्यक्ति जो थे उनका नाम था जोसेफ स्टालिन, ठीक है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जब आप इस वीडियो को देख लोगे, इसमें जो है ना मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। और 50 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने 50 का 5 गुना पढ़ लिए हो, ठीक है। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, यह एक पुस्तक है। और ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है एम विश्वेश्वरैया की। एम विश्वेश्वरैया की जो ये पुस्तक है द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और जो द प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया है, ये 1934 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1934 में लिखी गई थी। और जो एम विश्वेश्वरैया है, इनके जन्म दिवस पर, इनकी जयंती पर आप बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तथा उस पर किसका अधिकार है? ठीक है, बात की गई है विश्व के सबसे बड़े द्वीप की। तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है उस वो कौन सा है, वो पूछा गया है। और उस पर किस कंट्री का अधिकार है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस पर जो अधिकार है वो डेनमार्क का अधिकार है। मैं बात करूं कि ग्रीनलैंड की, ग्रीनलैंड जो है ये तो है ही। मैं बात करूं दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये पता है आपको इस तरह से, अफ्रीका का जो दक्षिणी पार्ट है यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर जो है ना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड, और दूसरा है मेडागास्कर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मैक्सिको को क्यूबा से किस चैनल के द्वारा अलग किया जाता है? जो मैक्सिको है ये इस तरह से, कुछ जो हमारा उत्तरी अमेरिका है कुछ इस तरह से है, एक रफली मैप बना देती हूँ, कुछ इस तरह से है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो ऊपर जो पड़ता है वो कनाडा पड़ता है, ठीक है। सेकंड नंबर पर यूएसए पड़ता है और फिर पड़ता है मैक्सिको। तो जो मैक्सिको है और यहाँ पर पड़ता है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी जो है वो हवाना है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ये जो चैनल है ना यहाँ पे मैक्सिको और क्यूबा के बीच में, ये कौन सा है? तो ये चैनल जो है उस चैनल का नाम है युकाटन चैनल, ठीक है। और जो कनाडा है और रूस है, सॉरी कनाडा है और जो हमारा यूएसए है, कनाडा और यूएसए के बीच में जो जल संधि है, जो मतलब कि जो रेखा निर्धारित करती है अंतरराष्ट्रीय, वो है 49वीं डिग्री समानांतर रेखा। मैं बात करूँ यूएसए और मैक्सिको के बीच में, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये किसके द्वारा अलग होता है यूएसए से मैक्सिको। फिर आगे देखते हैं, हमारा आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे क्वेश्चन को देखते हैं, वो है हमारा 5th क्वेश्चन। और 5th क्वेश्चन में पूछा गया है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? जो आरबीआई है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं भारत में, आरबीआई को भारत में बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मैं बात करूं इसके पहले गवर्नर जो बने थे वो ओसबॉर्न स्मिथ बने थे। कौन बने थे? ओसबॉर्न स्मिथ बनते हैं। बात करूं पहले भारतीय गवर्नर कौन बनते हैं, वो बने थे सी डी देशमुख। कौन बने थे? सी डी देशमुख बने थे इसके पहले भारतीय गवर्नर। अब बात करें पहले गवर्नर की, ओसबॉर्न स्मिथ है और पहले भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख थे। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास है। आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। और 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन में कहा गया है ऋग्वेद में इंद्र देवता का कितने मंत्रों में उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो भारत का सबसे प्राचीनतम वेद है। हमारे जो वेद है, वेदों की संख्या जो है 4 है। 4 जो वेद है उनमें से सबसे प्राचीनतम जो वेद है, ये सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। 4 वेद कौन कौन से हैं? पहले आता है ऋग्वेद, फिर उसके बाद आता है हमारा सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद और फिर आता है अथर्ववेद। तो जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कहा गया है कि जो इंद्र देवता है उनका उनका जो जिक्र किया गया है कितने मंत्रों में किया गया है? तो इंद्र का जो इसमें जिक्र मिलता है वो 250 मंत्रों में मिलता है, ठीक है। तो कितने मंत्रों में? 250 मंत्रों में मिलता है। मैं बात करूं ऋग्वेद में ही अग्नि का जिक्र कितनी बार किया गया है? तो अग्नि का जो जिक्र किया गया है वो 200 मंत्रों में किया गया है या 200 बार किया गया है। आगे देखते हैं, हमारा 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? जो पाषाण काल था, जिसे पत्थर का काल भी बोलते हैं, तो इसमें कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो इसमें जो कृषि के साक्ष्य थे वो 2 जगह से मिले थे। एक तो कोरडी हवा थी और एक महेरगढ़ थी। तो जो कोरडी हवा थी ये प्रयागराज में पड़ता है, जो यूपी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी यूपी पीपी के लिए इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करूं दूसरे साक्ष्य कहाँ से मिले थे कृषि के, वो था महेरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक। आगे देखते हैं हमारे 8वां क्वेश्चन। 8वें क्वेश्चन में देखते हैं दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किस राजा के समय पर किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है आपको पता है कि जो बौद्ध संगतियां हुई हैं वो 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। कितनी हुई हैं? 4 हुई हैं। पहली जो बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष थे आजाद शत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी इसके अध्यक्ष थे कालाशोक, ठीक है। तीसरी जो बौद्ध संगति होती है इसके अध्यक्ष थे अशोक। और फोर्थ जो बौद्ध संगति हुई थी इस टाइम पर जो राजा थे वो कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। सॉरी, मैंने ये राजा थे, ये राजा, मैंने इनको गलत बोल दिया है। ये अध्यक्ष नहीं थे, ये राजा थे इस टाइम पे। पहले के समय जो थे वो अजात शत्रु थे, दूसरे के समय जो राजा थे वो कालाशोक थे, और तीसरे के समय अशोक थे, और फोर्थ के समय कनिष्क थे, ठीक है। तो इसमें जो दूसरी वो संगति हुई थी मैंने बताया कि कालाशोक थे। तो कालाशोक तो राजा थे, लेकिन अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष जो थे सभाकामी थे। कौन थे? सभाकामी थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण का संबंध किस धर्म से है? महाभिनिष्क्रमण की बात करूं तो इसका जो संबंध है बौद्ध धर्म से है। कौन से धर्म से है? बौद्ध धर्म से है।
और जो महावीर निष्क्रमण है ना, जब गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिया था, घर को छोड़ दिया था, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति हो गई इनको 6 वर्ष बाद। अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब किसी व्यक्ति को ज्ञान मिल जाता है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर उसके बाद तो दूसरों को ही बांटना होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये दूसरों को बांटने के लिए धर्म उसका अपने जो भी इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था उसका प्रचार करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इन्होंने जो सबसे पहला जो उपदेश दिया था, जो सबसे पहला जो प्रचार किया था, यूपी के सोमनाथ इन्होंने पहला प्रचार किया था यूपी के सारनाथ में किया था। किसमें किया था? सारनाथ में किया था। मैं बात करूं, इन्होंने अंतिम जो उपदेश दिया था या अंतिम प्रचार किया था वो किस किया था? वो दिया था इन्होंने सुबध को। इनका एक शिष्य था सुबध, इसको इन्होंने अंतिम अपना जो उपदेश था वो दिया था। मैं बात करूं सर्वाधिक उपदेश किसमें दिए थे, तो वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। अब जो ये श्रावस्ती है और ये यूपी का सारनाथ है, दोनों ही यूपी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ से। फिर अब आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था? अब जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है। तो ये जो माउंट आबू है, माउंट आबू एक पीक है, वहां पर ये जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। अब आपको ये बताना है कि किसकी ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये मैं बता दूं आपको, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट आबू पर स्थित, माउंट आबू पर। ठीक है, तो ये जो है ना वहीं पर है। ये सोलंकी वंश का शासक था एक, जिसका नाम था बिमल शाह। तो बिमल शाह ने बनाया था ये मंदिर। और ये जो संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। मैंने इस जो सीरीज है ये आप सभी के रिवीजन के लिए स्टार्ट की है, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए। और इस सीरीज को देखकर आपको बहुत ही फायदा होने वाला है अपने एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग युद्ध तथा अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? अब जो आपको पता है कि कलिंग युद्ध हुआ था एक, अब ये कब होता है? 261 में होता है। 261 ईसा पूर्व में हुआ था ये कलिंग युद्ध। ठीक है, अब इस टाइम पर जो मैं सबसे पहले तो पूछ लूं आपसे, जो कलिंग था तो कलिंग की राजधानी क्या थी इस टाइम पर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है यूपी के। तो इसकी राजधानी जो थी इस टाइम पर तोसली थी। क्या थी? तोसली थी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कि जो कलिंग युद्ध है इसका वर्णन जो मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। 12 क्वेश्चन में है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन शासकों के द्वारा चलाए गए थे? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे। अब ये किन शासकों के द्वारा चलाए गए थे, ये क्वेश्चन है। तो ये जो चलाए गए थे यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। इनको ही हम हिंद यूनानी, बैक्ट्रियाई या ग्रीक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ना सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। मैं बात करूं शुद्ध सोने के सिक्कों की, तो जो कुषाण थे, कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कैसे सिक्के चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के। और सर्वाधिक सिक्कों की बात करूं तो सर्वाधिक सिक्के जो चलाए गए थे वो गुप्तों के द्वारा चलाए गए थे। आपके लिए मैंने सिक्कों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताए हैं तीनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए? हिंद यूनानी, बैक्ट्रिया या ग्रीक ने चलाए। सेकंड नंबर पर है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? वो कुषाणों ने चलाए। कुषाण वंश का जो संस्थापक कुजू कड़फिशस था, उसका एक प्रमुख राजा था जिसका नाम था कनिष्क था। कनिष्क के टाइम पर ही एक संगति होती है, फोर्थ संगति, बौद्ध संगति। ठीक है, और मैंने बताया जो सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्तों ने चलाए थे। किसने चलाए थे? गुप्तों ने चलाए थे। आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में है संस्कृत का पहला अभिलेख कौन सा है तथा यह अभिलेख किस शासक द्वारा लिखा गया था? संस्कृत का जो पहला अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख है। इसको कट कर लेंगे, यहाँ पे जूनागढ़ है। ठीक है, तो ये जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था।
किसके द्वारा? रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। और रुद्रदामन की मैं बात करूं, आपको पता है एक झील थी सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्य काल में कराया गया था। अब इस सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार था, यानी इसकी साफ सफाई जो सबसे पहले कराई थी वो रुद्रदामन ने कराई थी। ठीक है। और रुद्रदामन का जो संबंध है किस वंश से है, आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यकृत का अध्ययन जो कहलाता है, ये जो हमारा लोअर पीशियस होता है ना यूपी का, तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। तो ये इसका जो अध्ययन कहलाता है यकृत का, हेपेटोलॉजी कहलाता है। हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? अब ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जो जानते हैं ना, सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन से। ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड एक चीज और बता दूं, जो मांजुवी नदी द्वीप है ना, मांजुवी नदी द्वीप, तो मांजुवी नदी द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बनाया जाता है। ये जब अवसाद इकट्ठा कर देती हैं अपने वहां पर एक डेट बना देती है, तो वहां पर ही मांजुवी द्वीप का निर्माण हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 16 क्वेश्चन को देखते हैं। मुख में भोजन को क्या कहा जाता है? तो मुख में जो भोजन कहलाता है ना, वो बोलस कहलाता है। और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, उसका जो पाचन स्टार्ट होता है वो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड से सीमा साझा करते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो यूपी कांस्टेबल है इसमें यूपी का जीके तो आएगा ही आएगा। ठीक है। तो इसमें जो 7 जिले हैं वो यूपी के, वो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। मैं बात करूं जो उत्तराखंड है ना, ये 2000 में क्या होता है, 2000 में जो यूपी है, यूपी के 13 जिले, कितने जिले, 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल में मिला दिया था और उत्तरांचल का नाम कर दिया गया था उत्तराखंड। कब किया गया था? 2000 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन देखते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में यूपी के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश जो है ना, आपको मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बता देती हूँ कुछ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी जी के तो आएगा ही। वैसे भी देखते हैं हम उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश आप समझ लेना कुछ इस तरह से है। रफली एक मैप बना देती हूँ। ये इस तरह से सोनभद्र है और यहाँ पे हमारा ये ललितपुर हो जाता है और ये हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो उत्तर वाला एरिया है, यहाँ पर ये जो है ये तराई और भाबर क्षेत्र कहलाता है। तराई और भाबर क्षेत्र कहलाता है। और जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला रीजन है, ये कहलाता है हमारा मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर गंगा यमुना के मैदान है। ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। और ये नीचे जो बच जाता है ना, ये पठारी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र? पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो जो ये है तो ये क्या कहलाता है? पठारी क्षेत्र कहलाता है। तो जो पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का जो पठार है, पठारी तो है, तो पठारी क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड में जो शामिल होते हैं, ये हमारे एक तो ललितपुर होता है, झांसी होता है, जालौन होता है, हमीरपुर होता है, महोबा होता है, बांदा और चित्रकूट। ये जिले जो है उत्तर प्रदेश के यहाँ पर शामिल है बुंदेलखंड में। बताइएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं बुंदेलखंड में। आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन को देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब और किसके द्वारा पेश किया गया था? आपको पता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, संविधान सभा की जो 5वीं बैठक होती है, वो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक होती है। और 5वीं बैठक में क्या होता है ना, जो 5वीं बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इसमें हुआ, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। क्या किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मैं बात करूं, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था कब पारित किया गया था? ठीक है। तो ये जो पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन। और 20 क्वेश्चन को फटाक से देखिएगा। 20 क्वेश्चन को देखते हैं। तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज कब घोषित किया गया था? अब जो तिरंगा झंडा है ना,
वर्तमान में जिसको राष्ट्रीय ध्वज के नाम से भी जानते हैं। तो इसको ना 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया था। उससे पहले मैंने आपको एक डेट और बताई थी, 22 जनवरी 1947। और अभी मैंने एक डेट बताई है आपको, 22 जुलाई 1947। ठीक है। अब जो दोनों के ईयर हैं वो सेम है, दोनों की जो डेट है वो भी सेम है। डिफरेंस किस में है? वो है तो बस मंथ में है। अब जो मैं प्रस्तावना की बात करूं या प्रस्ताव की बात करूं, तो ये तो 22 जनवरी को, प्रस्ताव जो था वो जनवरी में था। और जो तिरंगा झंडे को अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज, वो जुलाई में अपनाया गया था, क्योंकि 22 जुलाई को आपको पता है झंडा दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं हम 21 क्वेश्चन, और 21 क्वेश्चन को देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 21 क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल कर देंगे। ये यहाँ पे राज्यपाल की बात की गई है, राज्यपाल, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति के लिए आगे पढ़ेंगे, ये राज्यपाल है, ये राष्ट्रपति नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से दिया है? अब जो राज्यपाल है, राष्ट्रपति को तो सबने पढ़ रखा होगा कि राष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से दिया है। बस बात की जाए कि पूछ लिया जाए कि क्योंकि स्टेट का एग्जाम है, यूपी का एग्जाम है, इसमें पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से दिया गया है, तो ये जो दिया है कनाडा से दिया है। ठीक है। कहाँ से दिया है? कनाडा से दिया है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो भारत के संविधान के स्रोत है वो मैंने आपको नोट्स फॉर्म में यहाँ पर एक फोटो लगा दिया है, यहाँ से आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 22, और 22 को देखते हैं फटाक से। 22 में कहा गया है, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ और इसके तहत भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया था? आपको पता है कि जो भारतीय संविधान है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। तो उन 8 अनुसूचियों में से जो 8वीं अनुसूची थी ना, उसमें 3 संविधान संशोधन हुए थे। 8वीं अनुसूची में क्या हुआ? 3 संविधान संशोधन हुए। पहला जो होता है 21वां संविधान संशोधन 1967 में होता है। दूसरा होता है 71वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। और तीसरा होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। ठीक है। तीनों ही जो संविधान संशोधन है इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, इस 21वें संविधान संशोधन से पहले जो 8वीं अनुसूची थी ना, इसमें केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें एक 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, जो सी थी सिंधी। कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब हमारी भारतीय भाषा राष्ट्र भाषा कितनी हो गई? अब हो गई थी 15 भाषाएं हो गई थी। लेकिन मैं बात करूं, फिर होता है 71वां संविधान संशोधन। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। एक थी हमारी नेपाली, एक नेपाली होती है, मणिपुरी होती है, और कोंकणी होती है। तो जो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी थी, ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो 2003 में जब ये संविधान संशोधन हुआ, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ओके। तो इसमें क्या हुआ? पहले जो हुआ था 21वां हुआ था, इसमें एक भाषा जोड़ी सिंधी। फिर 71वां हुआ, इसमें 3 जोड़ी। और फिर हमारा तीसरा 92वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत हमने जो जोड़ी थी वो कितनी भाषाएं जोड़ी थी? वो जोड़ी थी हमारी 4 भाषाएं। अब यही पूछा गया है हमने, ये संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसके तहत डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा गया था 8वीं अनुसूची में। और अब जो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, वो 22 भाषाएं हो गई हैं 8वीं अनुसूची में, वर्तमान की बात करी जाए तो। फिर आगे देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया पीछे ही। तो प्रस्तावना को जो पारित किया जाता है वो 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है। अभी बताना कि 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए अभी। ये देखिए, मैंने प्रस्तावना का फोटो लगा दिया है, यहाँ से भी आप प्रस्तावना को पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे हमारा जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार किया गया है? तो वो 2 बार किया गया है। ये हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है, ये क्या होता है?
पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये बनता है कि प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है। तो प्रस्तावना में जो न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, केवल 3 न्याय की बात की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई। बात की जाए कि स्वतंत्रता की कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है प्रस्तावना में, 5 स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। किसी की भी उपासना कर सकते हैं, किसी की धर्म को मान सकते हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, ठीक है, ये सभी स्वतंत्रताएं हैं। समता की बात करूं, कितनी क्षमताएं हैं, तो क्षमताएं जो हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा 24 है। 24 को देखते हैं। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी कब स्वीकारा गया था? आपको पता है कि जो लखनऊ है, वर्तमान में भी तो लखनऊ ही है उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ बनी थी वो 1935 में बनी थी पूर्ण रूप से। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 25 क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अब न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो इसके घास के मैदान को जो बोलते हैं कैंटावरी घास के मैदान बोलते हैं। मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की जो राजधानी है बताइए क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन है। मैं बात करूँ जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? डाउन्स। और जो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका की बात करूं, दक्षिण अमेरिका की, तो उसमें पंपाज या कैंपोज बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा 26 क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला जो है वो सोनभद्र है। पहला तो सभी को पता होगा, ठीक है, तो पहला तो सभी को पता है, लेकिन अगर दूसरे से क्वेश्चन आ जाए तो दूसरा जो है वो सोनभद्र है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी 2024 ये ऐसे एग्जाम है जिनमें आपके लिए जो है ना वर्दी पहनना, जिनको वर्दी का जोश है ना वो वर्दी पहन सकते हैं इस बार क्योंकि यूपी कांस्टेबल में भी 60,000 प्लस वैकेंसी है और हमारा जो एसएससी जीडी है इसमें भी काफ़ी वैकेंसी है और दोनों के ही एग्ज़ाम जो है फरवरी में है और साथ साथ है। आपका कितना अच्छा फ़ायदा हो गया कि बार बार अलग अलग तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और सिलेबस भी लगभग समान ही है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है ना, करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर जैसे हमने जीएस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है उसी तरह से हमने करंट अफेयर के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें ना हम मंथली करंट अफेयर कराएंगे, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर कराए जाएंगे, लास्ट 6 मंथ के और प्लस यूपी का भी करंट अफेयर आपको कराया जाएगा। एक वीडियो यूपी की आएगी जो एक आपके लिए मैराथन साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। जब आप एग्जाम में जाओगे आपको जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, इस वीडियो को देख लेना। आगे देखते हैं हम 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? अब जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य जो हैं ये स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से याद करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं, लेकिन ट्रिक कहाँ पर फेल हो जाती है पता है? ट्रिक फेल हो जाती है जब इनका क्रम पूछ लिया जाए। अगर इनका क्रम पूछ लिया जाए ना, ये जो जितने भी स्टूडेंट ट्रिक वाले हैं सब फेल हो जाते हैं। ठीक है, सब मतलब कि ट्रिक के माध्यम से वो ट्रिक जो है ना उसके माध्यम से क्रम से नहीं लगा पाते। ठीक है, लेकिन में हम बात करें कि मैप के माध्यम से अगर हम याद करें, जैसे सबसे पहले गुजरात आता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से सीमा बनाते हैं। ठीक है, कर्क रेखा इनसे गुजरती है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28 क्वेश्चन है। 28 क्वेश्चन में देखते हैं मौर्य साम्राज्य मगध में स्थापित किया गया था, यह वर्तमान में किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? आपको पता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य इसकी स्थापना कर देते हैं और इसका जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। अब जो मगध है ना, मगध को वर्तमान में ये बिहार का क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं 29 क्वेश्चन, जिप्सन का रासायनिक नाम क्या? जिप्सन का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड जो है जिप्सन का रासायनिक नाम है। मैं बात करूं जिप्सन के सूत्र की, तो जिप्सन का जो रासायनिक सूत्र है ये आपको कमेंट करके बताना है कि क्या है। आगे बढ़ते हैं हम 30 क्वेश्चन से। 30 क्वेश्चन में कहा गया है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ना, ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में है। और मैं बात करूँ गोरखपुर की, गोरखपुर जो है, गोरखपुर में जो भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन था, वो गोरखपुर था। लेकिन वर्तमान में ये नहीं रहा है। वर्तमान में एक रेलवे स्टेशन और बना है। ये कहाँ पर बना है, इस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इम्पोर्टेंट है, करंट का भी टॉपिक हो जाएगा आपका ये। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन से। 31 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का कौन सा जीव प्रतीक है? उत्तर प्रदेश की पुलिस का जो एक जीव है, जो प्रतीक बनाया गया है, अब वो जीव जो है, आप जब उत्तर प्रदेश जो जो भी आपके जो फ्रेंड्स होंगे, उनकी जो है ना, जो यूपी कांस्टेबल में होंगे, तो उनका जो कैप होता है, उसमें ना एक वो बना हुआ होता है उनका प्रतीक चिन्ह। तो उसमें उसमें भी है वो बना हुआ जीव का चित्र। ठीक है, तो ये जो है ना मछली है। क्या है? मछली है। आगे बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन से। 32 क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म और पालन पोषण, इसको पालन कर लेंगे, ये पालन था, पालन पोषण। संत कबीर का पालन पोषण किस शहर में हुआ था? आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बनारस। बनारस में जो है ना संत कबीर का पालन पोषण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो जो संत कबीर थे, इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और ये भी पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं हम 33 क्वेश्चन से। 33 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन में देखते हैं, छाप तिलक सब छीनी। छाप तिलक सब छीनी एक पुस्तक है। ठीक है, छाप तिलक सब छीनी एक पुस्तक है। यह पुस्तक अमीर खुसरो की है। यह किस भाषा में लिखी गई थी? अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि यह किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी ब्रज भाषा में। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अमीर खुसरो को एक नाम से और जाना जाता है तोताए हिंद। अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोलते हैं, अबुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, न्यून लैंप का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? जो नियोन लैंप है ना, इसका आविष्कार जो किया गया था जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। जॉर्जिस क्लाउड के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन से। इसमें कहा गया है, एक सींग वाले गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? एक सींग वाला जो गेंडा है ना, उसके लिए जो प्रसिद्ध है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो है ना यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ये असम में है। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और असम का जो पुराना नाम था, कमेंट पर करके जरा बताना क्या नाम था। आगे देखते हैं 36 क्वेश्चन से। 36 क्वेश्चन में है, महाराष्ट्र में पोलो त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र में जो पोलो त्योहार मनाया जाता है, उस पोलो त्योहार में बैल की पूजा करते हैं। किसकी? ओक्स की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं 37 में, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? भारत का जो मूल संविधान था, ये किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो थे, ये भारतीय संविधान को, जो मूल संविधान था, उसको अपने हाथों से लिखा था। आगे देखते हैं 38 क्वेश्चन को, महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था, उसे उस टाइम कहाँ की यात्रा कर रहे थे? जो महात्मा गांधी थे ना, उन्हें अफ्रीका, तो जो महात्मा गांधी थे ना, जब उनको ट्रेन से धक्के देकर बाहर निकाला था, उस टाइम पर वे प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। कहाँ की? प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 39 क्वेश्चन है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? जो द्रव होते हैं, द्रवों का घनत्व जो मापते हैं, वो पिक्नोमीटर से नापते हैं। किससे? पिक्नोमीटर से मापा जाता है द्रवों का घनत्व। इस उपकरण का प्रयोग करते हैं, एक उपकरण है, इससे नापा जाता है। आगे देखते हैं 40 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो ये जो है प्रयागराज में है। कहाँ पर है? प्रयागराज में है। प्रयागराज में ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन, बनारस की होली किसके साथ खेली जाती है? तो बनारस की होली जो खेली जाती है वो लाठी के साथ खेली जाती है। ठीक है, किसके साथ? लाठी के साथ खेली जाती है बनारस की होली। ये भी इंपॉर्टेंट है और यूपी कांस्टेबल में ही
2019 में ये पूछा गया था आपका क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन। भारत में वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आपको पता है कई सारे पुरस्कार हैं हमारे भारत के, ठीक है। उनमें से जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है वो है परमवीर चक्र। कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र है, ठीक है। कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र है। एक महावीर चक्र भी दिया जाता है, लेकिन जो सर्वोच्च पुरस्कार है वीरता के क्षेत्र में दिया जाने वाला वो परमवीर चक्र ही है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन है हमारा 43 क्वेश्चन। और 43 क्वेश्चन में है लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? अब जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अब इस पूछा गया है कि दूसरी कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं मलयालम के अलावा, तो वो है महल भाषा। कौन सी है? महल भाषा है। आगे बढ़ते हैं 44। शिवाजी के छोटे पुत्र का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति बने थे। तो शिवाजी के जो पुत्र थे ना उनका नाम था राजा राम। ये तीसरे छत्रपति बनते हैं। कौन से छत्रपति बने थे? तीसरे छत्रपति बने थे शिवाजी। शिवाजी के पुत्र थे राजा राम। आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन। घूमरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घूमरा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमरा जो है ना, इस कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको राजस्थान कर देंगे। घूमर घूमर नहीं है बच्चों, ये घूमरा है। तो घूमरा जो है ना ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। कहाँ का? उड़ीसा क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन में है 1799 में हवा महल किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? हवा महल जो है, सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि हवा महल कहाँ पर है, ठीक है। तो हवा महल जो है किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? ये जो है 1799 में बनवाया गया था। और 1799 में ही मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट घटना बता दूं। 1799 ही मैसूर का ओंग मैसूर युद्ध होता है। चौथा चौथा ओंग मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 1799 में ही होता है। और 1799 में जो टीपू सुल्तान था, जो हैदर अली का पुत्र था, वो उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी वो शहीद हो जाता है, वो मर जाता है। कब? 1799 में, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हमने देखा 1799 में जो इसका निर्माण करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। सवाई प्रताप सिंह के द्वारा कराया गया था। 47 क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सभी को पता होगा हिंद स्वराज पुस्तक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है सिंपल के साथ साथ। तो ये जो है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज। आगे बढ़ते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। 48 क्वेश्चन। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आपको पता है कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। लेकिन बात की गई कि अंतिम जो सम्राट था वो कौन था, तो वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ की बात करूं, बृहद्रथ की जो हत्या करता है वो कौन करता है? बृहद्रथ की हत्या शिशुनाग करता है। और शिशुनाग जब बृहद्रथ की हत्या कर देता है तो बृहद्रथ की हत्या कर दी, ठीक है। और वहीं पर उसमें एक वंश स्थापित कर देता है जिसको बोलते हैं शिशुनाग वंश, ठीक है। इसी को हम ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं हमारा 49 क्वेश्चन है, ठीक है, ये काटेंगे। 49 क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक विशाल केंद्र भद्र विहार कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, तो ये कन्नौज में स्थापित किया था। और कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? यूपी में है। और इसी को इत्र नगरी बोलते हैं। इत्र नगरी। इत्र नगरी किसको बोला जाता है? कन्नौज को बोला जाता है। आपको एक चीज बताना है कन्नौज से रिलेटेड। तो कन्नौज जो है ना, कन्नौज का जो पुराना नाम था वो क्या था? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। आगे देखते हैं हमारा 50 क्वेश्चन है। और 50 क्वेश्चन में हमारा जो कहा गया है वो कहा गया है कविता में फिराक गोरखपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो फिराक गोरखपुर के नाम से जो जाना जाता है रघुपति सहाय को जाना जाता है। किसे? रघुपति सहाय को जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। और आपको करके पता चल गया होगा कि इसमें हमने 50 तो बस नाम के ही क्वेश्चन है, और 50 से अलग हमने, आप खुद ही सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो ये जो था हमने आज जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी जीएस के सीरीज की फर्स्ट वीडियो, जो यूपी कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब जो है हमारी कल वीडियो आएगी। और कल जो रहेगी हमारी जो रहेगी ना, वो रहेगी हमारी सेकंड वीडियो जीएस की, ठीक है। और जो करंट अफेयर की मैंने आपको बताया है उसको भी आप देख लेना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।